Good morning, students. It is the 9th session of the Principle of Inheritance and Variation, in which we study about the pedigree analysis as well as certain autosomal dominant and recessive diseases. स्टार्ट करने के पहले हम एक बार फिर से बोल दें, आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप फॉलो कर सकते हो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को, और आप विजिट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/RajivRanjan15711978, जहाँ पर आपको बायोलॉजिकल इवेंट्स एंड फिनोमेनन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और दूसरे मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि आप बायोलॉजिकल वर्ड को और अच्छे ढंग से समझ सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री क्या है? ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 or more generations presented in the form of diagram or family tree is called pedigree। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है? रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, किसका रिकॉर्ड, किसके इनहेरिटेंस का रिकॉर्ड? सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 or more जनरेशन, 2 या 2 से अधिक जनरेशन को प्रेजेंट करने वाले सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स के इनहेरिटेंस के रिकॉर्ड को, जो कि या तो डायग्राम के फॉर्म में होता है या फैमिली ट्री के फॉर्म में होता है, पेडिग्री कहते हैं। पेडिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है? एक्चुअली इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों इंपॉर्टेंट टूल है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ स्पान है, जो लाइफ साइकिल है, वो काफ़ी लंबा होता है, और कोई एक साइंटिस्ट 3 या 4 से ज़्यादा जो है जनरेशन का स्टडी नहीं कर सकता अपने पूरे लाइफ में। इसलिए जो है पेडिग्री एनालिसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है इनहेरिटेड डिजीजेस के स्टडी के लिए ह्यूमन बींग्स में। पेडिग्री एनालिसिस फैमिली ट्रीज के फॉर्म में इंफॉर्मेशंस को जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी होते हैं, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी होते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न को जो है हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं आसानी से, कि जो पर्टिकुलर डिजीज है वो किस पैटर्न पे इनहेरिट हो रहा है टू द कमिंग जनरेशंस। Even on the basis of pedigree analysis, we can predict the risk of disease in future offspring in that particular family, and on the basis of that particular prediction, we can perform genetic counseling also. So these are the importances of the pedigree analysis. Basic rules क्या है pedigree से? Basic rules की जब हम बात करते हैं तो each generation is assigned a Roman numeral beginning with the earliest। हर जनरेशन को रोमन न्यूमरल में जो है शो करते हैं, और इसे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड जो है लिखा जाता है। इंडिविजुअल्स विद इन जनरेशंस आर असाइंड अरेबिक न्यूमरल्स बिगिंस विद द लेफ्ट। अब जरा देखें हम कि ये क्या है। देखो यहां पर ये पेरेंट जनरेशन है, और ये जो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। अब मेंडेलियन कैरेक्टर्स को पढ़ रहे थे और मेंडेलियन जेनेटिक्स को जब हम पढ़ रहे थे तो पेरेंट जनरेशन के लिए हम पी जेन लिखते थे, और फिलियल जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के लिए F1 जनरेशन, देन F2 जनरेशन। बट हियर वी राइट इन रोमन, रोमन 1 and 2 in the left side, 1 for the parent generation, 2nd for the first filial generation, 3rd will be for the second filial generation. Now in the second form, look here, in the beginning when in the left side we have written Roman number for the parent generation as well as the filial generation, but जब हम फ्लो चार्ट या पेडिग्री चार्ट बना रहे होते हैं तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड
हम अरेबिक न्यूमरल में लिखते हैं 1 and 2, 1 and 2, 3, 4, 5। फीमेल को हम सर्किल से डिनोट करते हैं, मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ओपन सर्किल्स एंड स्क्वायर का मतलब होता है अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, एंड फिल्ड इन सर्किल स्क्वायर का मतलब होता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। डॉट्स, क्रॉसेज एक्सेट्रा may be used if we are getting या if we are studying more than one trait. Look here, unaffected female is open circle, affected female is filled circle or darkened circle. Female affected by two traits, here the two crosses. Female affected by the two traits, here the dark circle along with the cross. Unaffected male, open square. Affected male, darkened square. तो ये जो है सिंबल्स हैं, जिन सिंबल्स को हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के लिए। Look here, people who have children together are connected by a horizontal line. People who have children together are connected by a horizontal line. Look the diagram. Look the diagram. Here, parent generation, female and male are connected together by a or through a horizontal line, and their children are connected to them with vertical line. That is the vertical line. And after vertical line, if more than one child, then the children are connected together through horizontal line, and then vertical line. Look here, horizontal and then vertical. सिबलिंग्स के लिए ये हुआ, सिबलिंग्स को कैसे हम कनेक्ट करते हैं और पेरेंट्स को हमने कैसे कलेक्ट किया। यानी मैटिंग कपल को जो है जब हमें दिखाना होगा तो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको दिखा देंगे। देखो ऐसे, दिस बाय दिस वे, दिस इज द मैटिंग कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। Now by vertical lines, the siblings, the children are connected to the parents, and all the siblings are connected together through vertical as well as horizontal lines. Look here. इस पेडिग्री का जो है क्या मतलब निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, हम कैसे समझेंगे इस पेडिग्री को। देखो यहाँ पे फीमेल पेरेंट यानी मदर इज अफेक्टेड, while father is unaffected, and there are 4 children in which one male child is affected while 2 female child and 1 male child, 2 female children and 1 male child unaffected. And this unaffected male child married to a unaffected female to produce 2 male children in which one is affected. क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर हमने देखा कि ये अनअफेक्टेड है और यहां हमने देखा कि ये भी अनअफेक्टेड है, यानी बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड. देन हाउ कैन द पॉसिबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अफेक्टेड मेल चाइल्ड? You know, male may be carrier, क्योंकि यहां जो अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड मदर है, इसके पास से जो है कैरेक्टर्स जो है यहां आए होंगे कि नहीं आए होंगे? कुछ तो कैरेक्टर्स आए होंगे, ये कैरियर हो सकता है और ये भी कैरियर हो सकता है, ये फीमेल भी कैरियर हो सकती है
और इन दोनों के जो है मैटिंग से जो जब बच्चे जन्म लिए तो यहाँ पे मेल चाइल्ड क्या हुआ, अफेक्टेड हो गया। तो पेडिग्री में हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं कि क्या पैटर्न है, कैसे जो है ये कोई पर्टिकुलर डिजीज जो है इनहेरिट होता है। लुक हियर, इट इज अनदर पैटर्न। इसको हमें फिलअप करना है, हम फिलअप कर सकते हैं। एक सिंपल फ्लो चार्ट को जो है या जो है चेकर बोर्ड को हम जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स के आधार पे हम इसे फिलअप कर सकते हैं। यहां पर भी देखो ये डिफरेंट जो है पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों का जो है जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, F2 जनरेशन होगा, इसमें चाइल्ड क्या हो सकता है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो तो इस तरह से जो है अगर हमारे पास इतना दिया हुआ है तो इसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्या हो सकती है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनको जो है बेसिकली जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक तो जो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो कि दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है और ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी ऑटोसोम जो 22 पेयर्स है हमारे, उन 22 पेयर्स में जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि डिजीज को कॉज कर रहा है या ट्रेट को कॉज कर रहा है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव में वो रिसेसिव कैरेक्टर है। और इन दोनों डिजीजेस के बारे में हम देखते हैं क्योंकि एक्स लिंक कैरेक्टर्स जो है हम देख चुके हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव, उसके बारे में हम जान चुके हैं। तो अब हम देखते हैं आगे इन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है हंटिंगटन डिजीज है। हंटिंगटन डिजीज एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसमें कि जो है होता क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है थिंकिंग एंड साइकेट्रिक सिम्टम्स को लेकर के, कॉग्निटिव एंड साइकेट्रिक सिम्टम्स को लेकर के। इसमें मस्कुलर जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं, एबनॉर्मल वॉकिंग हो सकती है जो कि इसके अलावा मसल्स एक्टिविटी इंक्रीज कर सकती है, एमनीसिया हो सकता है, डेल्यूजन्स हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, कंपल्सिव बिहेवियर शो कर सकता है पेशेंट, इरिटेबिलिटी हो सकती है और लैक ऑफ रेस्ट्रेंट हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है। दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ द हंटिंगटन्स डिजीज जो बेसिकली जो है ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इस ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स को अगर हम लेके चलें तो यहां पे देखो अफेक्टेड फादर है और नॉर्मल मदर। चूंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है तो डोमिनेंट ट्रेट का मतलब ये हुआ कि अगर एक भी फैक्टर होगा, एक भी जीन अगर होगा एलील में जो है, चूंकि दो जो है फैक्टर्स होंगे या दो जीन होंगे, उसमें से अगर एक जीन भी जो है अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी होगा तो डिजीज को कॉज करेगा। तो यहां अफेक्टेड फादर इज हेट्रोजाइगस। लुक हियर, डी एंड एन, डी फॉर द डिजीज एंड फॉर द नॉर्मल। ठीक है, एंड नॉर्मल मदर
बोथ आर द स्मॉल एन। तो अगर दोनों के दोनों कैपिटल डी होते तो भी जो अफेक्टेड फादर होता, और एक है तब भी अफेक्टेड है, क्योंकि ये जो है डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी जो है अपने आप को शो करेगा। अगर रिसेसिव होगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो नहीं करेगा। यही हम अंतर देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में। रिसेसिव ट्रेट अभी हम आगे देखेंगे। तो अफेक्टेड फादर जो है और नॉर्मल मदर के बीच में जब क्रॉस हुआ तो यहां 4 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें कैपिटल डी एंड स्मॉल एन, अफेक्टेड फीमेल। ध्यान दो, यहां पे हम मेल है कि फीमेल है इस पे बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसको ऐसे मान के चल सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में यूजुअली 50-50% मेल एंड फीमेल होते हैं, उसी चीज को यहां पे दिखाया गया है। बट चाइल्ड जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो दिस डी एंड दिस एन अफेक्टेड, दिस एन एंड दिस एन नॉर्मल, दिस डी एंड दिस एन अफेक्टेड, एंड दिस एन नॉर्मल। तो अगर जो है एक हेटेरोजाइगस फादर एक नॉर्मल मदर के साथ जो है मैरी करता है तो उसके जो चिल्ड्रन होंगे उनमें अफेक्टेड और नॉर्मल होने के चांसेस जो है 50-50% होंगे। अब इसमें आप जो है एक वर्कआउट कर सकते हो, अफेक्टेड होमोजाइगस फादर ले सकते हो, कैपिटल डी, और नॉर्मल मदर ले सकते हो। अब इनके बीच में क्रॉस करा करके देख सकते हो कि जो है बच्चे किस तरह के होंगे। इट इज सिंपल। तो इस तरह से अलग अलग वर्कआउट करके अलग अलग कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जो है किस तरह से इनहेरिट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री यहां पर दिखाई गई है। ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है। इनके 4 चिल्ड्रन हुए, 1 2 3 4 5, जिसमें से 3 जो है अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। सॉरी 5 चिल्ड्रन हुए, 3 जो है अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं और 2 जो है नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। फर्दर इनका जो है F2 जनरेशन दिखाई दे रहा है, F3 जनरेशन दिखाई दे रहा है। इनको भी जो है हम आसानी से इनके जो है ट्रेट्स को यहां दिखा करके, इनके जीन्स को यहां दिखा करके इनकी पेडिग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट का मतलब यह हुआ कि ये तभी जो है अफेक्ट करेगा, तभी जो है अफेक्टेड पर्सन होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। लुक हियर, ओनली वन दिस इज अफेक्टेड, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, होमोजाइगस। यहां पे हेटेरोजाइगस है, यहां पे हेटेरोजाइगस है, यानी ये दोनों कैरियर है, ये दोनों कैरियर हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन केवल एक यही अफेक्टेड फीमेल जो है यहां दिखाई दे रही है। सिकल सेल एनीमिया, हमने पीछे भी आपको बताया था कि सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन्स। जैसे हमने पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है ये अभी जो है नेक्स्ट जो है इसके पहले वाले जो है वीडियो में जो है हमने डाला हुआ है, उसमें जो है आप देखे होंगे। और इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन के साथ साथ जो है क्या था, किसका एग्जांपल था, कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल था। और अब यहां पर जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का भी एग्जांपल है। ध्यान दो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हीमोफीलिया इज एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर एंड सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ autosomal recessive trait. Both are concerned with the blood. दोनों ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस हैं। एक हीमोफीलिया सेक्स लिंक कैरेक्टर है और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। सिकल सेल एनीमिया हो या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या फिनाइलकीटोन्यूरिया हो, सबका जो है इनहेरिटेंस जो है इसी पैटर्न पे होगा। यहां पे हमने कैरियर फादर एंड कैरियर मदर लिया, दोनों हेटेरोजाइगस हैं।
यहाँ पे होमोजाइगस जो है डोमिनेंट आया इसलिए नॉर्मल हो गया, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं इसलिए कैरियर है, और यहाँ पे हेट्रोजाइगस रेसेसिव आया, सॉरी होमोजाइगस रेसेसिव आया इसलिए अफेक्टेड हो गया। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में सबसे बड़ा अंतर क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो है अफेक्ट कर सकता है, अपने आप को शो कर सकता है, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो है केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को शो कर सकता है। डोमिनेंट जो है होमोजाइगस में भी शो करेगा और हेट्रोजाइगस में भी शो करेगा, रिसेसिव जो है केवल और केवल होमोजाइगस में शो करेगा। तो यहां पर भी आप जो है यहां कैरियर फादर की जगह पे जो है पेशेंट ले लें, अफेक्टेड फादर, कैरियर मदर, अफेक्टेड फादर, नॉर्मल मदर, कैरियर मदर, नॉर्मल फादर, अफेक्टेड मदर, कैरियर फादर, इनके बीच में जो है हम क्रॉस करा करके डिफरेंट वर्कआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। नाउ ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री का ये एक एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का ये भी एक एग्जाम्पल है। इसमें देखो एक खास चीज बता रहा है, अभी हमने बताया कि होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को शो करते हैं। सो दे कैन स्किप द जनरेशन, सो दे कैन स्किप द जनरेशन। लुक हियर द जनरेशंस आर स्किप्ड। यहां पे कोई अफेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, यहां कोई अफेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम थर्ड जनरेशन में पहुंच रहे हैं तो हमें अफेक्टेड दिखाई देने लग रहा है, क्योंकि यहां पे इधर ये कैरियर रहा होगा और जो है इधर से जो है ये अफेक्टेड आ गया, यानी ये दोनों कैरियर रहे होंगे और यहां पे ये अफेक्टेड जो है आ गया। अब यहां पे फिर से जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में चला गया तो फिर से शो नहीं कर रहा है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री की एक खास बात होती है कि ये जनरेशन को स्किप कर सकते हैं, ऐसा डोमिनेंट में नहीं होता। डोमिनेंट के भी कैरेक्टर्स को देखो हर जनरेशन में ये डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये अंतर देखो, हर जनरेशन में डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री जो है कि और ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री की ये बहुत ही बड़ा अंतर है कि रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जनरेशन को जो है स्किप कर सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर जनरेशन में हो सकता है कि ना दिखाई दे और उसके आगे वाले जनरेशन में फिर से वो अपने आप को शो करें, क्योंकि वो जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तभी अपने आप को शो करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, लुक द सिस्टिक फाइब्रोसिस। व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस? एक्चुअली it is a single gene defect as well as autosomal recessive disease। क्या होता है इसमें? होता क्या है, कह रहा है कि जीन इनकोडिंग क्लोराइड आयन चैनल प्रोटीन इज इनकरेक्ट सीक्वेंस। क्लोराइड आयन चैनल प्रोटीन के लिए जो जीन होता है उसमें जो सीक्वेंस होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, जिसके कारण म्यूकस के साथ वाटर का सिक्रेशन कम हो जाता है और म्यूकस काफी थिक हो जाता है। और जब म्यूकस काफी थिक हो जाता है तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोन बना देता है इन्फेक्शन के लिए। रिकरेंट कफ हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी जो है पुअरली सिक्रीट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कम हो जाती है, यानी इंसान की एज जो है वो कम हो जाएगी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एक डिजीज है जो कि म्यूकस के ठीक होने के कारण होता है। कई बार जो है इसको ये समझ लिया जाता है कि इट इज ओनली लंग्स डिजीज, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूकस हमारे बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये केवल लंग्स डिजीज है। पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है? जीन थेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें हम गुड कॉपी ऑफ जीन को जो है सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं और ऐसे नॉर्मली एरोसोल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे कि जो है पेशेंट को जो है सिम्टम से राहत मिल सके। तो ये जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ। नेक्स्ट
is phenylketonuria. It is also the example of autosomal recessive disease. इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है इंडिविजुअल में नहीं पाया जाता, जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। फिनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड है, टायरोसिन भी एक एमिनो एसिड है। तो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए जो जरूरी एंजाइम होता है वो एंजाइम नहीं बन पाता, जिसके कारण फिनाइल एलानिन जो होता है वो पहले तो एक्युमुलेट होता है और फिर कन्वर्ट कर जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में या उसके डेरिवेटिव्स में। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स हैं, ये ब्रेन में जो है एक्युमुलेट करने लगते हैं, जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन होता है। एब्जॉर्प्शन इसका किडनी में बहुत ही कम होता है, इस कारण जो है ये यूरिन से भी जो है पास आउट होने लगता है। तो सो इट इज द फेनाइलकीटोन्यूरिया, जो कि जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो अभी तक हमने इस सेशन में देखा कि पेडिग्री क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर द पेडिग्री एनालिसिस, as well as autosomal dominant or autosomal recessive diseases। तो ये जो था वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का लास्ट सेशन था, और इसके बाद जो है हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।